मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डेबिट क्रेडिट, दैट मीन्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल देखेंगे और इसके बेसिस पे कौन से अकाउंट्स को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो सीखेंगे। मेरा गारंटी है कि ये लेक्चर देखने के बाद आपसे कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने में अकाउंट्स को। और ये लेक्चर्स में जो भी आप सीखेंगे ये आपको जो है पूरे लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ये डेबिट क्रेडिट का रूल्स। और ये रूल बहुत ही सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है समझने में। कोई इसके अंदर जो है आपको हार्ड फीलिंग्स नहीं होगी। और इस रूल को समझने में अगर जो कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस कॉमर्स लीजेंड चैनल के कमेंट सेक्शंस में, जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप लोग जो है अपने डाउट्स को क्लियर करके लीजिए। तो आइए देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है इसके अंदर हम लोग जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखने वाले हैं। और इसके पहले जो है हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखा, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स देखा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखने के पहले जिन लोगों ने अभी तक जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स नहीं देखा है, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, वो लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जो लेक्चर नंबर 2 है उसे जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको डेबिट एंड क्रेडिट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद और भी पॉइंट्स है जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है फिर आपको जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स जो है, क्लासिफिकेशंस जो है, ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर्स। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे आपको जो है ये चार्ट्स रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसको जो है हम थोड़ा सा पीछे जाके चेक कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने 2 टाइप्स के अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इसके अंदर सारे नेचुरल पर्सन्स आते हैं, जैसे कि हम और आप हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स देखे थे जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बैंक, ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है। स्पोर्ट्स क्लब्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब जो है ये सब आर्टिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन है ये सब एक्चुअली, और ये क्रिएटेड बाय लॉ है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट देखा था हम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। एक बार जो लोग नए हैं इस लेक्चर नंबर 3 में, वो लोग लेक्चर नंबर 2 में इसको जरूर से जरूर कवर करें, अच्छी तरह से देख ले एक बार, तो उनको अकाउंट समझने में आसानी होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको इम्पर्सनल अकाउंट सिखाया था, जिसमें हमने रियल अकाउंट्स देखा था, नॉमिनल अकाउंट्स देखा था। रियल अकाउंट्स बोले तो जिस चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रियल अकाउंट्स में आती है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स ये एक प्रकार है रियल अकाउंट्स का, और दूसरा प्रकार है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो जो टेंजिबल रियल अकाउंट्स है इसमें हमने कंप्यूटर्स देखा था, कैश अकाउंट्स देखा था और मशीनरी अकाउंट्स देखा था। एंड इंटेंजिबल अकाउंट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इसको हम लोग आंखों से देख तो नहीं सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मनी इसको हम लोग बता सकते हैं। इसको भी जो है रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में लिया है हम लोगों ने। और उसके बाद बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस भी होगा और इनकम भी होगा, तो जिसको हमने नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में लिया हुआ है। तो एक्सपेंसेस बोले तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इसमें आएगा, और इनकम बोले तो ऑल टाइप्स ऑफ जो है इनकम, जो है इनकम एंड गेन्स जो है नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स में पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं अभी हम लोग
गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी अभी जो हमने देखा था वो हमने क्लासिफिकेशन देखा था। अब वो क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको अकाउंट्स में जो है अकाउंट्स राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं हम लोग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। ठीक है, सो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स का क्लासिफिकेशंस आपको मालूम है। अब हम लोग देखेंगे रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स में आप हमेशा याद रखना कि जिस जिस किसी के ऊपर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो उसको पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बताया है, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। एग्जाम में जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, और रियल अकाउंट्स जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मनी में हम लोग बता सकते हैं, वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। और नॉमिनल तो एकदम सिंपल है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स इसी में आएंगे स्टूडेंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी पर्सनल अकाउंट्स में मैंने क्या बताया आपको कि सारे इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स जो है पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो जो इंडिविजुअल होते हैं या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। इसके लिए अगर जो रिसीवर है, इंडिविजुअल पर्सन कुछ चीज़ के लिए रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कुछ चीज़ के लिए गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस, हम लोग बिजनेस में जो है अकाउंट्स लिखने वाले हैं हम लोग। तो जब आप अकाउंट्स लिखोगे तो उसके अंदर कुछ पैसा आएगा बिजनेस में, कुछ पैसा जाएगा। जो भी पैसा बिजनेस में आएगा दैट इज द एडिशन फॉर योर बिजनेस, और जो भी पैसा बिजनेस से जाएगा दैट इज द डिडक्शंस, है ना, वो जो है माइनस होगा आपके बिजनेस से। सो डेबिट का मतलब ऑलवेज प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब हमेशा जो है माइनस होता है। ठीक इसी तरीके से बिजनेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर गुड्स आते हैं और वही पर्टिकुलर गुड्स जो है फिनिश होने के बाद जब हम उसको सेल करते हैं तो बिजनेस में से जाते हैं। तो जब गुड्स बिजनेस में आएगा दैट मीन्स आपके बिजनेस में प्लस होना चाहिए गुड्स, तो डेबिट हो गया। और जब वो बिजनेस से गुड्स जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक इसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो जब भी एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस में आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, दैट मीन्स प्लस करेंगे। और जब भी बिजनेस के अंदर कुछ भी इनकम और गेन्स होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल हम उसको ऑलवेज माइनस करेंगे, दैट मीन्स क्रेडिट करेंगे। सो ये रूल्स जो है आपको जो है याद हो जाएगा अपने आप। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो है डेबिट साइड मानते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट साइड मानते हैं। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया गया है, वो तीनों अकाउंट में सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में दिया गया है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी बिजनेस के अंदर जो है आप कोई चीज़ रिसीव करते हो, ठीक है, जब भी आप बिजनेस में, जब भी बिजनेस के अंदर जो है हम कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं और सामने वाला उसको रिसीव करता है तो उसको हम बोलेंगे डेबिट द रिसीवर। और ठीक इसी तरीके से अगर जो सामने वाला हमको कोई चीज़ दे रहा है तो ही इज़ अ गिवर। ठीक है, सो इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको दिया गया है। डिक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटीज यहाँ पे दी गई है, इंक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटीज। फिर यहाँ पे रियल अकाउंट्स में इंक्रीज इन एसेट्स, जब भी आपके बिजनेस में एसेट्स आता है तो ओवरऑल आपका जो बिजनेस का एसेट्स है वो बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, मतलब प्लस हो गया। और ठीक इसी तरीके से जब भी बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स सब जो स्क्रैप हो गया है, खराब हो गया, तो डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम बिजनेस में से निकाल देंगे। तो जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो आगे है यहाँ पे डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी बिजनेस में कोई भी जो है एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, दैट मीन्स इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और ठीक इसका उल्टा, जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस और लॉसेस कम होता है
ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा तो उसको डिक्रीज करेंगे। और ठीक इसी का अपोजिट जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है, और डिक्रीज इन रेवेन्यू दिया गया है। ये जो नीचे का पोर्शन है इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये आपको ड्यूरिंग द लेक्चर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अभी इतने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पर्सनल अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 2 रिफ़र कर लेना। और इसके रूल जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर देखना है आपको। और रियल अकाउंट्स का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। तो आइए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स क्लासीफाई द अकाउंट्स। ठीक है, तो ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। बिजनेस हम लोग करते हैं तो बिजनेस में जो लेन देन होता है उस लेन देन को हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में। तो उसके अंदर टू एस्पेक्ट्स क्या है, टू अकाउंट्स क्या है, और उसको कैसे क्लासीफाई करना है, उस ट्रांजेक्शन्स को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 भी दिया गया है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ये सब दिया गया है। सो ये सब चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम लोग अभी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपसे टू एस्पेक्ट्स उसने पूछा था, तो टू एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन टू अकाउंट्स उसने पूछा है, तो टू अकाउंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड क्लासीफाई द अकाउंट्स वो उसने पूछा है, तो हमने क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। जब भी इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर कैश तो लगेगा, और वो इनिशियल स्टेज में जो भी पैसा, ठीक है, आप बिजनेस के अंदर लेके आता है बिजनेसमैन, तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ये बात हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 रुपये लाया गया, ठीक है, कैश में, तो दैट इज द कैपिटल आ गया बिजनेस के अंदर। और जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो जो इन्वेस्टमेंट हम अपने पर्सनल पॉकेट से जो करता है बिजनेसमैन, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं उस टर्म्स को। और जो कैश बिजनेस में आया है दैट इज द कैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको लिखा गया है कि कैश कम्स इन, बिजनेस के अंदर सबसे पहले 20,000 रुपये आ रहा है, ये इस ट्रांजेक्शन से आपको सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है। देन प्रोप्राइटर इज द गिवर, अब ये कैश कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंस बिजनेस विथ ₹20,000, इससे आपको सिर्फ दो चीज़ें मालूम पड़ती है कि एक तो बिजनेस में पैसा आ रहा है दैट इज कम्स, कैश कम्स इन, और ये पैसा जो है कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर इज द गिवर। सो आपका जो भी बिजनेस है, आपके बिजनेस में कैश आया, ठीक है, तो ये आपने दो एस्पेक्ट्स लिख दिया। अब दो अकाउंट्स आपको लिखना है, तो पहला अकाउंट्स तो कैश हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो आप कैश अकाउंट्स में लिखेंगे, और जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर जो है पैसा लेके आएगा अपना पर्सनल, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्लासीफाई कैसे करना है, कैश अकाउंट्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये रियल अकाउंट्स हो गया। और कैपिटल अकाउंट्स जो है ये जो है पर्सनल अकाउंट से। क्यों पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि जिस पर्सन ने कैपिटल लाया है, ठीक है, वो प्रोप्राइटर है, और प्रोप्राइटर के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर, दैट्स वाई प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल अकाउंट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। प्रोप्राइटर जो है आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में आता है, एक्चुअली नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में आता है। सो नेचुरल पर्सन ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट वन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि परचेज किया गया है गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000, मतलब कि आपने 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है अजय से उधारी पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे। सो इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स है, वो देखेंगे हम लोग। पहला एस्पेक्ट्स क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली आपने बिजनेस में गुड्स परचेज किया तो इट इज द एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए आपके। देन जो है ये गुड्स आपने पैसा देके खरीदा है क्या, नहीं, आपने ऑन क्रेडिट खरीदा है। ठीक है,
क्रेडिट पे कब खरीदा आपने? जब अजय ने आपको दिया गुड्स, ठीक है। तो अजय इज द गिवर, अजय इज द गिवर हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम कैश के बारे में पूरी तरह से ये साइलेंट है, कुछ भी लिखा नहीं है कैश के बारे में। हाँ, उसने ये जरूर लिखा है कि पैसा ये जो गुड्स हमको मिला है उधारी पे मिला है। सो कैश के बारे में हम यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ये दो एस्पेक्ट्स हमको मालूम पड़ा इस ट्रांजेक्शन्स को रीड करने से। अब इसके अंदर दो अकाउंट्स हैं। एक तो है परचेस अकाउंट्स, ठीक है। आपने गुड्स परचेस किया, दैट मीन्स परचेस अकाउंट्स। तो जब भी आप गुड्स परचेस करेंगे आप परचेस अकाउंट्स में लिखेंगे, ठीक है। और अजय जो है ये गिवर है। अजय को आपने अभी तक पैसा दिया नहीं है, इन फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा अजय को। सो अजय का अकाउंट्स आप अपने बुक्स में लिखेंगे कि वह अजय की देनगी बाकी, अजय को जो है पैसा देने का बाकी है, दैट्स वाई आपको अजय का नाम लिखना पड़ेगा। अब जो परचेस अकाउंट्स है इट इज़ द एक्सपेंसेस ना, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस डिक्लेयर किया है। तो देखो ये नॉमिनल अकाउंट्स में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा जो है क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था कि जो एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और उसके बाद जो है अजय इज़ अ गिवर। सो अजय जो है गिवर है और अजय के ऊपर आप कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हो। अजय इज़ अ नेचुरल पर्सन एज पर द पर्सनल अकाउंट्स रूल क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था। सो अजय को हम पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्लासीफाई करेंगे। सो इस तरीके से हमको सेकंड भी समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ओके। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स ये। देन नेक्स्ट वन इज कैश सेल्स ₹7,000। तो हमने जो है 7,000 का गुड्स बेच दिया, तो हमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, कैश में हमने बेचा, ठीक है। यही आपको इस थर्ड ट्रांजेक्शन से मालूम पड़ रहा है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स है, एक तो कैश आ रहा है बिजनेस में। क्यों आ रहा है भाई कैश? क्योंकि आपने गुड्स जो है बेच दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो गुड्स आप बेचेंगे तो आपको जो है इनकम भी होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने सेल्स इज एन इनकम करके लिखा यहाँ पे। सो दो एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया उसके हिसाब से ये दो ही एस्पेक्ट्स आप लिख सकते हो। एक तो बिजनेस में कैश आया और इनकम हुआ सेल करने पे, ठीक है। देन लॉस भी हो सकता है, बट फिलहाल तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई हमने इनकम हुआ इसलिए हमने सेल किया। नॉर्मली जब भी हम सेल करते हैं तो इनकम के लिए ही सेल करते हैं, कोई लॉस के लिए सेल नहीं करता है, ठीक है। तो टू अकाउंट्स, एक तो कैश अकाउंट्स हमको मिल रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में सेल के कारण। और सेल्स जो है ये हमारा इनकम है, ठीक है। सो सेकंड अकाउंट जो है हमको सेल्स मिल गया। तो अभी जो कैश अकाउंट्स है इसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। सो ये टेंजिबल एसेट्स है आपका। सो टेंजिबल एसेट्स जो है हमेशा रियल अकाउंट्स में आता है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, ठीक है। आपका जो है कैश आया बिजनेस में मतलब आपका एसेट्स बढ़ गया, ठीक है। और आप इसको देख सकते हो कैश को, इसलिए आपने इसको रियल अकाउंट्स के कैटेगरी में लिया है, ओके स्टूडेंट्स। फिर देन नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट। अब ये सेल्स जो है आपका इनकम है, गेन है। सो इनकम और गेन जो है कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स में आता है क्योंकि यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है ना, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और ये रूल जो है नॉमिनल अकाउंट्स को एप्लीकेबल होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट लिखा। सो आई थिंक आपको थर्ड भी 100% समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर फोर्थ आपको दिया गया है। फोर्थ में उसने पूछा है कि रिसीव्ड कमीशन ₹500। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते करते आपने कुछ अच्छा काम किया तो किसी कंपनी ने आपको ₹500 कमीशन दे दिया, ठीक है। अब ये कमीशन दिया तो इसके अंदर आपको दो अकाउंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो आपको कमीशन मिला, ठीक है। सो आप एक अकाउंट्स लिखेंगे कि कमीशन मिला। दूसरा यहाँ पे कैश कम्स इन लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे रिसीव्ड लिखा है, दैट मीन्स पैसा आपको मिल चुका है, ठीक है। रिसीव्ड, रिसीव नहीं लिखा है, रिसीव्ड लिखा है ईडी। सो पैसा आपको मिल चुका है, दैट मीन कैश जो है आपके बिजनेस में आ गया, ठीक है। और जो ये कैश क्यों आया? क्योंकि आपको कमीशन मिला। कमीशन जो है आपका इनकम है, गेन है। तो कमीशन इज एन इनकम आपने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो है कैश को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट्स वाई कैश इज अ एसेट्स फॉर योर कंपनी। एंड एसेट्स जो है ऑलवेज रियल अकाउंट्स में ही आता है, ठीक है। तो इसको हमने रियल अकाउंट्स में लिख दिया यहाँ पे। देन सेकंड आपका जो अकाउंट मिला है वो कमीशन का मिला है,
सो कमीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कैश जो है रियल अकाउंट है, उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश पर्सनल अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि कैश के ऊपर आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो। कैश जो है आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, ठीक है, कि वो क्रिएटेड बाय लॉ है, एक्चुअली क्रिएटेड बाय लॉ ही है, बट वो कोई पर्सनल कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैश जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, ये थिंग्स है ना, ठीक है। और कोई ग्रुप को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है कैश, ठीक है। तो कैश का सीधा सीधा सा रूल है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट्स। और कमीशन जो है ये हमारा इनकम है, क्योंकि हमको इनकम हुआ, गेन हुआ, तभी तो हमको पैसा मिला ना कमीशन का। सो ये नॉमिनल अकाउंट्स के रूल में आना चाहिए, इनकम एंड गेन्स के हिसाब से। सो हमने यहाँ पे इनकम एंड गेन्स के हिसाब से ये लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट जो है आपको दिया गया है रेंट पेड ₹800। आपको, आपने बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस करते करते आपने कोई चीज़ भाड़े पे ली होगी, तो उस भाड़े की चीज़ को आपने, जो भी भाड़े पे लिया है उसके लिए आपने 800 रुपया जो है भाड़ा दे दिया, रेंट दे दिया, ठीक है। अब रेंट दे दिया, दैट मीन्स आपका बिजनेस में से 800 रुपये का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस। रेंट क्या है, आपकी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। और दूसरा क्या है, जब आप रेंट एक्सपेंसेस है और रेंट आपने पेड किया है, दैट मीन्स आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो आप यहाँ पे कैश गोज आउट लिखेंगे, ठीक है। अब रेंट क्या है, खर्चा है। सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो दो अकाउंट्स मिल रहे हैं आपको, एक तो रेंट अकाउंट मिल गया आपको, और दूसरा जो है कैश अकाउंट्स मिल गया। अब रेंट को क्या कर सकते हो, रेंट कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। फिर रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट्स में लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को लिखेंगे एज अ नॉमिनल अकाउंट्स, और कैश जो है रियल अकाउंट से। सो वो लिखा हमने। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग ने जो है एक छोटा सा जो है गोल्डन रूल्स जो है डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है, उसके थ्रू हमने दो एस्पेक्ट्स, ट्रू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशंस को आइडेंटिफाई किया और लिखा। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन से, वो सारे कवर करेंगे। सो देखना ही स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, यहाँ पे आप रियली डेबिट एंड क्रेडिट सीखने वाले हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, उसको एक साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आसानी होगी आपको समझाने में। और यहाँ पे एक कॉलम सीरियल नंबर का लिख लेते हैं, ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है इस कॉलम में लिखेंगे। और उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी दो एस्पेक्ट्स आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको यहाँ पे लिखते हैं। और दो एस्पेक्ट्स में कौन सा अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किया है, उसको जो है अकाउंट्स इन्वॉल्व कॉलम में लिखेंगे। मतलब कि जो दो एस्पेक्ट्स है, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो लिखेंगे यहाँ पे। और फिर बाद में उसको हम लोग जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। और जैसे ही क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो आप बड़ी आसानी से जो है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स का रूल अप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। और फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको डेबिट दिया हुआ है, क्रेडिट का रूल दिया हुआ है, उस हिसाब से आप, अगर जो डेबिट का रूल अप्लाई होता है तो आप डेबिट कीजिए, और अगर जो क्रेडिट का रूल अप्लाई हो रहा है तो क्रेडिट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 50,000 रुपया कैश लाके। सो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट्स दिया गया है, वो है कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ठीक है, आपके बिजनेस में कैश आ गया। इस ट्रांजेक्शन से आपको यही मालूम पड़ रहा है। और वो कैश किसने दिया है, प्रोपराइटर ने दिया है ना, जो कंपनी का मालिक है वही लाएगा ना कैश। सो प्रोपराइटर इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पैसा जो है प्रोपराइटर अपने घर से लेके आ रहा है, खुद के पॉकेट से ला रहा है, तो उसको हम लोग
जो है उस टर्म्स को हम लोग कैपिटल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, ओन फंड, बिजनेसमैन का ओन फंड को हम कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? एक तो है कैश, ठीक है, वो लिखा। दूसरा है कैपिटल, वो लिख दिया आपने, ठीक है। अब कैश को हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट्स। और कैपिटल को हमने पर्सनल अकाउंट्स इसलिए लिखा है कि जो है कैपिटल लाने वाला पर्सन कौन है? एक नेचुरल पर्सन है। और नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन जो है वो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आता है, क्लासिफाई किया तो। अब यहाँ पे हम लोग ने सीखा कि रियल अकाउंट्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट्स का रूल अप्लाई करेंगे। रूल कैसे अप्लाई करना है, देखिए रियल अकाउंट्स का रूल क्या है स्टूडेंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। पैसा आ रहा है ना आपके बिजनेस में स्टूडेंट्स, ठीक है। जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ये क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। मतलब बिजनेस में पैसा आया, ठीक है, बिजनेस से पैसा गया नहीं, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट्स में अभी कौन सा रूल अप्लाई करना है? पहले पर्सनल अकाउंट्स का रूल रीड कर लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर ऑफ द कैपिटल? प्रोप्राइटर ना, ठीक है, प्रोप्राइटर गिवर है, तो प्रोप्राइटर गिवर है इसलिए क्रेडिट द गिवर करेंगे, ठीक है। हाँ? एक बात हमेशा याद रखना, अगर जो आपको डेबिट मिल गया है तो फिर आपका काम क्या रहेगा? क्रेडिट ढूंढने का, ठीक है। तो डेबिट तो आपको मिल चुका है इस ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स नंबर 1 में डेबिट आपको मिल चुका है, इसलिए आपने ये लिख दिया डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आपका काम ढूंढने का क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट आप कैसे ढूंढ रहे हो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है इस ट्रांजेक्शन्स में डेबिट लिख दिया है, ठीक है। और फिर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन है? क्रेडिट द गिवर कौन है? पर्सनल अकाउंट्स। वैसे भी स्टूडेंट्स बिजनेस में पैसा जो है बिजनेसमैन ने लाया है, ठीक है। सो बिजनेसमैन इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल, तो आज नहीं तो कल वो पैसा बिजनेसमैन को वापस रिटर्न बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई बिजनेस के अंदर, और उस लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है, क्रेडिट में। और क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव अमाउंट आया है, माइनस अमाउंट आया है बिजनेस के अंदर, जो कि आपको पैसा कमा के वापस आपको उसे पॉजिटिव बना के बिजनेसमैन को रिटर्न बैक करना है, ओके। अच्छा, अभी डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो पैसा बिजनेस में आया, मतलब कि कैश बिजनेस में आया तो आपका ओवरऑल एसेट्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अभी ये रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि पैसा आया तो उसको इस रूल के मुताबिक हम डेबिट करेंगे, ठीक है। पैसा गया नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर ऑफ द कैपिटल? जो है प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर के लिए यहाँ पे क्रेडिट द गिवर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल आपने लिख दिया, तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको दे रहा है कि एडवर्टीजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। हमने सोचा कि चलो हमारा बिजनेस अब चालू हो चुका है, अब हम लोगों को बताएं हमारे बिजनेस के बारे में, तब तो लोग हमारे बिजनेस में आएंगे और हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा जो है न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उसके लिए हमने 5,000 रुपया इमरान भाई को दे दिया, ठीक है। सो ये हमारा ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन में टू एस्पेक्ट्स क्या क्या आपको नजर आ रहा है? एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, और आपने पेड किया है ₹5,000, दैट मीन्स कैश इज गोज आउट, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए आपके एंड से स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया टू एस्पेक्ट्स। अब इसके अंदर अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट्स इन्वॉल्व है और दूसरा कैश अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो ये भी क्लियर हो गया। अभी एडवर्टीजमेंट जो है ये खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। खर्चे के बाद, खर्चे के बारे में ना पर्सनल अकाउंट्स बोल रहा है ना रियल अकाउंट्स बोल रहा है, सीधा नॉमिनल अकाउंट्स बोल रहा है, इसलिए आप जो है नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखेंगे। अच्छा, कैश को आप आंखों से देख सकते हो, टच कर सकते हो, सो इट इज अ रियल अकाउंट्स, ठीक है। कैश पर्सनल अकाउंट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि कैश जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स नहीं है। कैश जो है आर्टिफिशियल पर्सन में भी नहीं आता है, ठीक है।
क्योंकि कैश को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और मेरा वाला जो रूल है उसके मुताबिक कैश के ऊपर जो है आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैश इज द रियल अकाउंट, ठीक है, वो आपने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। एडवर्टीजमेंट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो लिख दिया आपने। क्रेडिट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इनकम एंड गेन्स तो है ही नहीं है। अच्छा, रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे कम्स इन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ तो जो कुछ भी है सब गोज आउट ही हो रहा है, क्योंकि आप पैसा दोगे ना सामने वाले को। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपने क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिख दिया, ठीक है। सो अकाउंट्स टू बी डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कौन सा एक्सपेंसेस अकाउंट भैया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, उसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट्स को, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपने जो है सेकेंड वन भी कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। अब हम लोग थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन में क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। चलो आपका बिजनेस चल गया, बिजनेस चलने के बाद आपने पैसा भी कमा लिया। अब पैसा कमा लिया तो आपने सोचा कि चलो 10,000 रुपये हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको बैंक में जमा कर देते हैं, नहीं तो कहीं चोर उचक के आएंगे, आपके पैसे को लेके भाग गए तो, ठीक है ना, आप थोड़ा डरपोक भी हो, ठीक है। नॉर्मली बिजनेसमैन यही करता है कि जब उसके पास पैसा हो जाता है तो उसको जो है डेली जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, एकदम रेगुलर ट्रांजेक्शन से, कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये बिजनेसमैन ने जाके बिजनेस का पास, उसके पास 10,000 रुपया था, वो बिजनेस वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो उसका अकाउंट है, ठीक है, उसमें जाके उसने डिपॉजिट किया, तो बैंक ऑफ इंडिया वो पैसे को ले लेगी। जब तक वो बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेगी नहीं तब तक वो बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, और जो उसके पास हाथ में कैश था, ठीक है, वो कैश निकल गया। सो कैश इज गोज आउट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस का जो कैश का उसका गल्ला था उसमें से कैश निकल गया, ठीक है। सो ये दो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अभी इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बैंक ऑफ इंडिया एक अकाउंट्स ये मिल गया हमको, और दूसरा कैश मिल गया। अब बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है ना, दैट्स व्हाई बैंक ऑफ इंडिया इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सारे लॉ के प्रोसीजर के बाद ही बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, ठीक है। सो बैंक ऑफ इंडिया इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो ये पर्सनल अकाउंट्स में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और कैश को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए रियल अकाउंट्स में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। सो बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कैश का रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे हम लोग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज द रिसीवर ना, रिसीवर ऑफ योर कैश, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेबिट लिखेंगे क्योंकि बैंक इज द रिसीवर ऑफ योर कैश, तो डेबिट द रिसीवर आ गया। अच्छा, अब रियल अकाउंट से, कैश आपके बिजनेस से गया है, कैश को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन तो आएगा नहीं, कम्स इन तो नहीं हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है बिजनेस में से, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप कौन से अकाउंट्स को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, सिंपल है। बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है डेबिट द रिसीवर, उसको आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आप कैश अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश निकल चुका है, मतलब माइनस हो चुका है, ठीक है, कैश। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। हमने बिजनेस हमारा चल गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, अब हमको और भी माल बेचना है। तो माल बेचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स परचेस करना पड़ेगा, तभी तो फिर आप उसको प्रोसेस करके बेचोगे ना। तो इसके लिए हम लोगों ने 13,000 का गुड्स और परचेस किया। अच्छा, अभी गुड्स आपने परचेस तो कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने ये पैसा पे किया है क्या, नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है पेड वगैरह बारे में, है ना। सो परचेज इज एन एक्सपेंसेस फॉर योर बिजनेस, एंड हु इज द गिवर ऑफ द प्रोडक्ट, सुनील, सुनील इज द गिवर ऑफ द गुड्स, राइट, ठीक है, सुनील इज द गिवर, दैट्स व्हाई यू आर द रिसीवर, है ना।
सो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन से आपको दो चीज़ें मालूम पड़ी। एक तो परचेस मालूम पड़ा आपको कि ये एक्सपेंसेस है, और सुनील का नाम मालूम पड़ा, तो सुनील के नाम का अकाउंट्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और सुनील क्या है, आपके आप बिजनेस के लिए गिवर है, और परचेस जो है एक्सपेंसेस है। सो एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लेते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा हमने। और सुनील के ऊपर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। सुनील जो है वो जो है नेचुरल पर्सन है, सो इसको हम पर्सनल अकाउंट्स में लेंगे। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स का। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल दो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो यहाँ पे जो है हमारा खर्चा हुआ, गुड्स हमने परचेस किया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट्स का रूल जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो जो सुनील है इज अ गिवर ना, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे गिवर का। वो गिवर है तभी तो आपने वो प्रोडक्ट खरीदी किया ना, नहीं तो आप परचेस कहाँ कर पाते थे, वो देता नहीं था तो। ठीक है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस को आपने परचेस अकाउंट्स में लिखा, तो ये डेबिट में लिखा आपने। और जो पर्सनल अकाउंट्स है उसको आपने सुनील अकाउंट्स में लिखा, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। ओके, देन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। नंबर 5, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹12,000। हमने 12,000 में गुड्स सोल्ड कर दिया, बेच दिया। सो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि 12,000 कैश में हमने गुड्स सोल्ड किया, मतलब कैश कम्स इन। तो फर्स्ट एस्पेक्ट आपको मालूम पड़ गया। और गुड्स आपने सोल्ड किया है तो ऑब्वियसली आपको इनकम हुआ होगा, इसलिए आपने सेल्स इज एन इनकम करके लिखा। सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट से एक आपको मिल गया और दूसरा सेल्स मिल गया। ठीक है, इसी में से सो कैश जो है आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो रूल अप्लाई करके हमने को ये मालूम पड़ा कि कैश जो है रियल अकाउंट की में क्लासीफाई होगा। और सेल्स जो है ये आपका क्या है, इनकम है, इसलिए आपने इसको नॉमिनल अकाउंट्स में लिखा। सो रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, देखते हैं अभी। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, मैंने गुड्स सोल्ड किया ना कैश में। सो इसलिए मैंने डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा। ठीक है, अच्छा नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मैंने क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट के हिसाब से इनकम एंड गेन्स हो रहा है ना मुझे गुड्स सोल्ड करने के बाद, तो दैट्स मैंने क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स लिखा। अभी कैश अकाउंट जो है ये आपका डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, है ना, डेबिट और क्रेडिट आपको यहाँ से मालूम पड़ गया। देन लास्ट वन, रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। आपने अच्छा काम किया तो आपको किसी ने कमीशन दे दिया, आपने उसका काम किया, अच्छा सा माल वगैरह सेल कर दिया, तो अभी आपको कमीशन भी मिलेगा। तो आपके बिजनेस में कमीशन आया ₹4,500। सो कमीशन रिसीव्ड हुआ है, दैट मीन्स रिसीव्ड कभी होगा जब पैसा मिलेगा ना, तो कैश कम्स इन, और कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ठीक है, सो ये दो एस्पेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किया और लिख लिया यहाँ पे। तो इस एस्पेक्ट्स में क्या मालूम पड़ रहा है, कैश इज कमिंग ना। ठीक है, तो कैश आपने लिखा, और दूसरा एस्पेक्ट से आपको कमीशन अकाउंट समझ में आ रहा है तो वो लिखा आपने। कैश को अगेन जो है हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि कैश हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और कमीशन जो है इनकम एंड गेन्स है, दैट्स वाई इसको नॉमिनल अकाउंट में ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, यहाँ पे देखो रियल अकाउंट्स के दो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो डेबिट व्हाट कम्स इन है यही आएगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आ चुका है, आ रहा है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट जो है क्योंकि हमको इनकम हुआ है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इनकम अकाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप क्या डेबिट करोगे भैया, आपको कैश आ रहा है, दैट्स वाई आपने कैश लिखा। ठीक है, वो डेबिट होगा, दैट मीन्स प्लस होगा, इंक्रीज होगा आपका ओवरऑल एसेट्स। ठीक है, और जो क्रेडिट है में हम कमीशन लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और
कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स भी लिखिए और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट समझ में आया होगा, और किस अकाउंट्स को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में जो है टेबल के थ्रू जो है ये इसका एप्लीकेशन समझाया है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द हम लोग जो है मॉडर्न अप्रोच इन अकाउंट्स का लेके मिलेंगे। तो देखते रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल, और जो लोग इस सेशन में नए हैं कॉमर्स लीजेंड चैनल में, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। तो देखते रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल।